नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि वो देश के नाम संदेश देंगे, तो पूरी दुनिया ने सोचा कि अमेरिका के साथ साथ दुनिया के लिए भी कोई रास्ता निकलेगा, बाजारों में शांति लौटेगी, युद्ध रुकेगा। लेकिन वो सामने आए, उन्होंने पुरानी बातें दोहराई और बाजार में एक बार फिर उथल पुथल मच गई। अब आगे क्या रहने वाला है, कैसे रहेगी आर्थिक स्थितियां, इन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनिल राय जी, वित्तीय विश्लेषक हैं। अक्सर हमें आर्थिक मामलों पर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए दास स्वतंत्र के प्लेटफॉर्म पर आते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, जी। अनिल जी, सबसे पहले तो ये बताइए सर, आप भी सुबह सुबह जाग के देख रहे थे क्या? 6:30 बजे बोलना था हिंदुस्तानी समय के मुताबिक ट्रम्प साहब को। तो हम लोग तो सुबह सुबह जाग गए थे, क्योंकि ये देखना चाह रहे थे क्या ऐलान करेंगे वो। आप चूंकि बाजार संभालते हैं तो आप लोगों की भी इच्छा तो हुई होगी। देखिए, असल में क्या है कि ट्रम्प की बातों को हमने सुनना लगभग बहुत पहले ही बंद कर दिया था। ट्रम्प की बातों का जो है बहुत कोई अर्थ होता नहीं है। कारण यह है कि ट्रम्प जो है आज सुबह कुछ और बोलेंगे, शाम को कुछ वो बोलेंगे, रात को कुछ और बोल सकते हैं। तो बातों को तो सुनना हमने बंद कर दिया। हम अब नजर रखते हैं उनकी एक्शंस पे। हाँ। और अगर वाकई एक्शन में कहीं कोई सच्चाई है तो फिर वो बाजार में दिख जाता है। तो हम अभी भी नजर बाजार के प्राइस एक्शन पे बना के रखते हैं और साथ में उनके एक्शंस पे नजर बना के रखते हैं। बातें तो वो बहुत कुछ बोला करते हैं, तो इसलिए ट्रम्प की बातों पर ध्यान देना तो मेरे ख्याल से बहुत पहले ही हमने बंद कर दिया था। सर, बाजार पर इसके इनके कल के बात के बाद, क्योंकि कोई नई बात जी। उन्होंने नहीं बोली, वही अपने पुराने भाषणों को कंपाइल किया और एक जी। नया भाषण बना के पेश कर दिया। किस तरीके से जी। कल बाजार ने रिएक्ट किया? क्योंकि ये बाजार थोड़ा पहले तो एकदम घबरा गया था, फिर बाद में थोड़ा संभला भी। अब क्या ट्रम्प की बातों को बाजार भी उतनी गंभीरता से नहीं लेता जैसा पहले लेता था? नहीं, देखिए, ट्रम्प की बातों को गंभीरता से कोई लेना चाहता तो नहीं है, हाँ। लेकिन मजबूरी है। असर पड़ता मजबूरी सबसे बड़ी मजबूरी सबसे बड़ी यह है कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुखिया हैं, है। नंबर वन। दूसरी चीज कि अमेरिका का जो मार्केट है उसका सबसे ज्यादा निवेश पूरी दुनिया में है। हाँ। अमेरिकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पूरी दुनिया में बहुत बड़ा निवेश है। और दुनिया के लगभग हर बड़ी अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक संबंध है वो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है काफी डीपली। हाँ। तो इस नाते जब वो कुछ बोलते हैं तो सुनना पड़ता है, लोगों को रिएक्ट करना पड़ता है। क्योंकि देखिए वही है, कल बात हो रही थी तो वही बात निकल गई कि भाई मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई एक ऐसा दादा हो या ऐसे सरपंच हो जो हर बात में गन निकाल लेते हैं या हाँ। गन तान देते हैं। तो आप भले लगता है कि रोज की हैबिट है, लेकिन फिर भी आदमी रिएक्ट तो करते हैं, पता नहीं कब चला दे। तो हाँ। वो वाली स्थिति हो जाती है कि चूंकि ये इतने अनप्रडिक्टेबल है कि कब क्या हरकत कर दें कोई भरोसा नहीं है। तो बाजार तो देखिए, बाजार को क्योंकि वहां लोग जो पैसा लगाते हैं ना तो मनी को लेकर के बहुत कॉशियस रहते हैं, तो हर नेगेटिव न्यूज पर बाजार तुरंत रिएक्ट करता है और पॉजिटिव पर भी रिएक्ट करता है। तो वही चल रहा है। कल की जो इंडियन मार्केट में जो रिकवरी दिखाई दी उसको मैं कहीं से भी ये नहीं कहूंगा कि मार्केट में कोई बाइंग आ गई। हाँ। लगभग क्योंकि कल देखिए दो तीन फैक्टर हैं जो मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। उसी के बेस पे मैं कह रहा हूं कि कल की जो रिकवरी मार्केट में दिखी उसको आप फ्रेश बाइंग ना समझें। हाँ। कारण क्या है कि अगर आप देखिए तो ऑयल जो है कल जब रिकवरी चल रही थी उस समय ऑयल 8% ऊपर हाँ। ग्रो कर चुका था। आज तो वाला बहुत ज्यादा 13% दिखा रहा है। उसके अलावा जो इंडिया विक्स है, जो फियर इंडेक्स है, वो 25 के ऊपर था 2% की बढ़त के साथ। उसके बाद भी बाजार रिकवरी हो रही थी। तो उसका सीधा सीधा मतलब था हम्म। कि ये केवल शॉर्ट काटे जा रहे हैं। जो शॉर्ट बने हुए थे लंबे, उनमें हाँ। अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था और 3 दिन की लगातार छुट्टी मिल रही है। हाँ। तो वीकेंड पर लोगों को था कि भाई पता नहीं ट्रम्प क्या कर दें। तो उनका जो शॉर्टर्स हैं जिन्होंने बाजार को शॉर्ट करके रखा उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। और कल मार्केट ने एक बड़ा ऑल्ट मतलब इस 2-3 महीने का सबसे बड़ा लो बनाया। करीब मेरे ख्याल से 22,182 का लो टच किया था बाजार ने। और वहां पर अच्छा खासा उनको प्रॉफिट जनरेट हो गया था। तो वहां पर उन्होंने उसको बेचना शुरू किया। और वो जो शॉर्ट कवरिंग की रैली आई थी, बस ये हाँ। शॉर्ट कवरिंग की रैली है। इसको हम फ्रेश खरीदारी नहीं मान रहे। ओ, सर, थोड़ा सा सोने चांदी में भी समझना चाहूंगा कि उस पर अब क्या असर पड़ता है, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि सोने ने 4500 के करीब और चांदी ने $70 के करीब एक अपना सपोर्ट बेस बना लिया है, जिस पर जहां तक आता है फिर वहां से टकरा कर ऊपर पहुंच जाता है। तो क्या ऐसा अब क्या दिखाई दे रहा है?
देखिए ऐसा है, सोने और जनता को थोड़ा समझना पड़ेगा, जी। सोने और तेल का 36 का आंकड़ा है। हाँ। तेल जितना महंगा होगा सोना उतना हाँ। कमजोर होगा, तेल जितना कमजोर होगा सोना उतना मजबूत होगा। तो ये चीज आपस में संबंध है, उसका कारण है उसकी जो कनेक्टिंग है। ऐसा नहीं कि तेल का सोने से कोई सीधा रिलेशन है। हाँ। तेल का रिलेशन जो है वो डॉलर से, और डॉलर का रिलेशन हाँ। सोने से है। तो हाँ। ये डॉलर वो कनेक्टिंग लिंक है जो दोनों के बीच में जुड़ा हुआ है। तो डॉलर जितना मजबूत होगा, जब तेल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो पेट्रो डॉलर की डिमांड आती है, हाँ। जिसकी वजह से जो है वो डॉलर मजबूत होता है, तो फिर सोने की कीमत गिरती है। हाँ। और इसका उल्टा फिर होता है जब उल्टी परिस्थिति होती है। लेकिन बाजार में देखिए 4500 के आसपास का एक कहीं ना कहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर हम देखें तो मैं आज देख रहा था बाजार में, तो करीब ब्रेंट 8% की बढ़ हाँ। करके 112 कर रहा है। 13% बढ़ करके जो WTI ऑयल है वो करीब 112 के आसपास बना हुआ है। तो इसके बावजूद भी जो है 4676 के भी करंट प्राइस जो हाँ। है हम बात कर रहे थे, तो 4676 का दिखा रहा है। अब यहाँ के मार्केट में MCX की बात करूं तो लगभग आप मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख प्राइस के चल रही करीब। है। हाँ। जी। तो ये अभी कहेंगे कि एक बेस लगभग बनता हुआ दिख रहा है। जो गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि तेल बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा गिरावट होगी, ऐसी कोई गिरावट की बहुत उम्मीद नहीं दिख रही है। और बहुत बड़ी गिरावट मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। बस एक ही कंडीशन है कि ऑयल जो है वो बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। अगर ये बढ़ करके 130 140 150 की तरफ जाने लगेगा, तब सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो 100 से काफी ऊपर निकला, अभी तो 100 के आसपास बना हुआ है। अभी मेरे ख्याल से 100 से थोड़ा सा करेक्शन भी दिख रहा है, 99.9 के आसपास करेक्शन हल्का सा दे दे रहा है। तो अगर ये गिर के नीचे की तरफ आने लगेगा तो फिर सोना ऊपर की तरफ चल देगा। हाँ। और अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर वो 105 110 तक भी चला जाता है, तो सोने में एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो जो असली सूचकांक है सोने का वो है डॉलर इंडेक्स। हाँ। तो डॉलर इंडेक्स पर नजर हम लोग बनाए रखते हैं और उसी को देखते हैं कि भाई जैसे वो बिहेव करता है तो उसके हिसाब से सोने में ट्रेड लेना कैसे चाहिए। एक चीज ये समझाइए अनिल जी कि जो जो आपने भी बात बोली, ये मैं कहीं पढ़ भी रहा था, वही बात आपने उसी तरीके की बात बोली, इसलिए मैं थोड़ी सी उत्कंठा है जानने की कि क्या सोना, क्योंकि तेल और सोने का एकदम 36 का आंकड़ा है, सब जान रहे हैं कि तेल के दाम बढ़ेंगे तो सोने के दाम गिरेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ भी रहे हैं, बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सोने ने भी अपने आप को मजबूत कर लिया है। क्या सोने की कुछ राह अलग हो गई है क्या? यानी अलग हाँ। निकलने की जैसे जो छटपटाहट दिखाई देती है, वो एक तरह से दिखाई दे रही है कि डायरेक्ट उतना असर नहीं पड़ रहा जितना अनुमान है। एकदम नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके कारण भी मैं आपसे एकदम स्पष्ट बता दूं। जी। देखिए, जो तेल की बढ़ोतरी है ये सबको पता है। तेल की प्राइसेस जो है वो टेम्परेरी होती हैं हाँ। हिस्टोरिकली। तेल हाँ। कभी तेल निवेश की चीज तो है नहीं। बिल्कुल। तेल तो ट्रेडिंग वाली कमोडिटी कमोडिटी है ना, तो ट्रेडिंग होती है इसमें। यहाँ पे थोड़े थोड़े समय के लिए बढ़ता है, फिर अल्टीमेटली उसको गिर के नीचे ही जाना है, ये सबको पता है। हाँ। ये तो जबरदस्ती यूएस ने इसको इन्फ्लेट किया, इशू हाँ। क्रिएट करके, जिससे कि डॉलर में थोड़ी मजबूती आ जाए। वरना सब लोग डॉलर छोड़ के सोने की तरफ जा रहे थे, ये आप जानते हैं अच्छी हाँ। तरीके से। तो डी डॉलराइजेशन वाली जो एक एक मुहिम शुरू हुई थी, उससे बचने के लिए उन्होंने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया, और उसका असर हो भी रहा है कि डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ। और वो जो एक होड़ थी कि सब लोग डॉलर बेच के सोना खरीद लें, तो वो हाँ। थोड़ी कमजोर हो गई, थोड़ी रुक गई, धीमी पड़ गई है। लेकिन ये दौड़ खत्म नहीं हुई है। अभी भी जब जब सोना नीचे आएगा तो एक तो सेंट्रल बैंक जो देशों के हैं वो हाँ। खरीदेंगे, क्योंकि वो अब किसी और देश की करेंसी में अपने एसेट को सिक्योर करके नहीं हाँ। रखना चाहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, पिछले 1.5 2 सालों में जिस तरीके से सोने ने मूव दिया, और फिर जैसे हम सब आप लोगों ने चैनलों पे हाँ। हमने जिस तरीके से बात की, उसका भी कुछ असर काफी कुछ है। कि लगभग जो रिटेल पब्लिक है अब अपना एक निवेश सोने में हमेशा रखना चाहती है। हम्म। तो इस सारी उठापटक के बावजूद भी मैं जितने लोगों से मिला हूं, जितने लोगों ने SIP शुरू कर दिया था सोने में, वो किसी ने भी सोने में बंद नहीं किया है, अभी भी हाँ। उनकी SIP। और अगर SIP चल रही है, रिटेल का पैसा जा रहा है, तो फंड को तो खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो वो एक अपने आप में न्यू सस्टेन डिमांड बन गई है। हाँ। ठीक है, जैसे DII को पैसा हर महीने SIP के फॉर्म में मिल रहा है और वो बाजार खरीदते जा रहे हैं, आप चाहे कितना भी FII बेचे वो खरीद ही रहे हैं। उसी हाँ। तरीके से सोने में ना फंड्स की तरफ से एक बराबर खरीदारी बन रही है। दूसरा, कई क्रिप्टो जो है टोकन जो है वो गोल्ड बेस्ड शुरू हो रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी खरीदारी शुरू हो गई है, और साथ में देशों की तरफ से तो हो ही रही है। हम्म। तो ये सारी चीजें मिल करके सोने को ना एक सॉलिड कह लीजिए कि एक डिमांड दे रही है, जिसकी वजह से सोना बहुत नीचे आता हुआ मैं नहीं देखूंगा। अगर सोने की, अगर तेल के प्राइसेस बढ़ भी गई ना,
हाँ। तो देखिए अभी रिसेंट करीब 10-15 दिन पहले, उसने 10 दिन की बात है, 10 दिन पहले उसने एक लो बनाया था 4100 का US डॉलर का। वो एकदम एक्सट्रीम लो है, वो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, और उसके नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि उसके नीचे जा सकता है। वो बस तभी जाएगा जब अचानक से एकदम मतलब तेल एकदम 100-150 के ऊपर निकल जाए, तो वो अलग बात है। और लंबे समय तक रहे, एक आध दिन के लिए जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लंबे समय तक के लिए अगर बढ़ जाए तो। अदरवाइज सोने का जो जी डिमांड है वो सस्टेनेबल है, हाँ। और फिजिकल भी लोग खरीद रहे हैं। और अभी तो शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, तो लोगों को लगा भाई काफी सस्ता है, 180 से नीचे आ गया तो अभी ले लो, हम्म। अब ज्यादा रिस्क ना लें। क्योंकि ये सच्चाई है कि जैसे ही ये लड़ाई शांत होगी, तेल के दाम नीचे गिरेंगे तो सोने के दाम फिर से ऊपर भागना शुरू कर जाएंगे। तो हम्म। ये है मेन मुद्दा, यही संबंध है सोने का आज की डेट में। इसी वजह से सोना गिर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी कंटिन्यूअस बाइंग जो है ना, वो हर हाँ। महीने चल रही है। अनिल जी, आपने बोला कि 1.5 लाख का जो रेट है, लोगों को लग रहा है कि अभी सोना सस्ता है, ले सकते हैं। अब ये भी एक नया नॉर्मल बन गया है कि 1.5 लाख का सोना, हमने अब उसे न्यू नॉर्मल बना लिया है कि अब ये सोने का एक रेट तो बन गया है, इससे नीचे बड़ी ऐसी परिस्थितियों में जाएगा जो बड़ी अजीब होंगी या बड़ी होंगी। तो अभी 6-8 महीने पहले हम लोग देख रहे थे किस तरीके से सोना भाग रहा था, लेकिन अब यानी इन 6-8 महीनों में अब 1.5 लाख का बेंचमार्क तो उसने सस्ते में सेट कर दिया है। एक बना लिया है। यहां से रुपी टर्म्स में बात करें MCX पे, तो 1,30,000 के आसपास एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 1,50,000 से लेके 1,30,000 के बीच का जो एरिया है ना, वो एक डिमांड जोन जैसा दिखाई दे रहा है। हम लोग जो देख रहे हैं उसको, उसकी प्राइस लेवल को, तो वो एक डिमांड जोन जैसा दिख रहा है। और सोने की तो देखिए विक्रांत जी खासियत है, एक बार जब वो एक रेट पे बढ़ जाता है, ऊपर हाँ। बढ़ जाता है, तो हाँ। थोड़े दिनों बाद उसको वो न्यू नॉर्मल बना लेता है, और फिर वहां से अगली ऊंचाई की तरफ चलता है। तो आप तो ज्यादा समय से सोने के भाव को देख रहे हैं, और आपको पता है कि कहाँ एक जमाने में 5,000 रुपए 10 ग्राम, हाँ, फिर बिल्कुल। 10,000, करते करते अब ये कहाँ 2 लाख तक, 1,80,000 तो उसने टच कर दिया। तो ये तो मेरे ख्याल से अब ये 1.5 लाख भी कुछ दिनों में न्यू नॉर्मल हो जाएगा, और फिर ये 2 लाख की तरफ चल देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक बदलाव तो आया अनिल जी कि मेरी शादी हुई थी उस समय 5,500 का भाव था सोने का, लेकिन तब कहा जाता था अरे बड़ा महंगा है। अब हम 1.5 लाख पर बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहे हैं कि थोड़ा सस्ता हो गया है। सस्ता हो, तो हाँ। ये एक सही बात है। हाँ। अनिल जी, सोने थोड़ा में सा देखिए, जी जी जी। एक चीज और शेयर करो, सोने की खासियत क्या है, सोने में यही सबसे बड़ा फर्क है, और क्यों सोना सबसे बेस्ट निवेश की धातु है। रुपए की वैल्यू तो आप देख रहे हैं साल, हर 10 साल हाँ। गिरती चली जाती है, लेकिन सोना जो है आपकी परचेजिंग पावर को बनाए रखता है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपको सेफ भी करता है। जो परचेजिंग पावर इकोनॉमिक्स में बताई जाती है कि परचेजिंग पावर जो है असली, क्योंकि कीमत रुपए की नहीं होती, कीमत तो सिर्फ परचेजिंग पावर की है। हाँ। आज 100 रुपए की जो पहले परचेजिंग पावर आज से 20 साल पहले हुआ करती थी, आज के डेट में उस वो एकदम हाँ, नहीं है। पहले का बिल्कुल। जो आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले 100 रुपए की वर्थ, और आज 100 रुपए की वर्थ में कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ, ठीक है। तो लेकिन सोना आज भी, तभी भी 10 ग्राम की जो कीमत थी, बल्कि आज उस 10 ग्राम में आप ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको सिक्योर करता है, आपके इन्वेस्टमेंट को, आपकी बाइंग पावर को सिक्योर करता है। यही कारण है कि सोना जो है निवेश के लिए सबसे अच्छी धातु। बिल्कुल, आपने बड़ी काम की बात बोली, और यही अनिल जी मैं भी अक्सर सोचता भी हूँ और बोलता भी हूँ कि जो 10 ग्राम सोना हमने 20 साल पहले जितने का लिया है, अगर हम 5,000 की बात करें तो 5,000 में उस समय 10 ग्राम सोना अगर हमें मिला है, तो जितना सामान हम 5,000 में उस समय खरीद पाते थे, उससे ज्यादा सामान आज हम 10 ग्राम में खरीद सकते हैं। तो सोने की वैल्यू तो उस हिसाब से भी बढ़ ही रही है, रुपए की उस लेवल पे नहीं बढ़ रही। हाँ। बढ़िया। तो अनिल यही जी। सबसे बड़ा, जी। जी बताएं। नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। नहीं नहीं, वही चीज कर रहा हूँ, यही इसीलिए सोने में निवेश का जो है सबसे अच्छा निवेश हाँ। माना जाता है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर को बना मेंटेन रखता है, बल्कि बढ़ाता भी है, खाली मेंटेन हाँ। नहीं रहता, बढ़ाता भी तो है। अनिल जी, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे व्यूअर्स हमारे कमेंट करते हैं कि हमने महंगा ले लिया था, अब क्या करें? क्योंकि किसी जो भी निवेशक है वो लॉन्ग टर्म ही निवेशक होता है सोने में। तो जिसने लिया कि 10 ग्राम खरीदा, अब उसे बेचना तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस गिरावट में इसमें क्यों डर क्यों लगता है लोगों को कि हमने गलती तो नहीं कर दी? नहीं, वो मैं बताता हूँ आपको, देखिए हाँ। जो आम जनता की धारणा होती है ना, आम जनता प्रॉफिट में ट्रेडर और गिरावट में निवेशक बन जाती है। ठीक है। हाँ। तो उसके साथ होता क्या है कि उनको ये लगता है ना कि अगर सोने में खरीद रहे हैं तो वो तुरंत उनको लाभ दिखना चाहिए, और कहने को निवेशक होते हैं। ये देखिए, ये बात वही करता है जो ट्रेडर माइंड, उसको हाँ। लगता है कि सोना भी खरीद के हम ट्रेडिंग कर लें।
सोने में मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेडिंग आप भूल के भी मत करिए। सोना जितना आप लेके बैठ सकते हैं 10 साल के लिए, हाँ। क्योंकि उसके बाद तो ये बड़ा कम हो जाएगा और स्कैर्सिटी इसकी बढ़ जाएगी। और मैं मजाक मजाक में कई बार से मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि अनिल जी क्या करें, हमारा कुछ सोना उसको बेचना चाहिए कि नहीं, या गहने बेच। तो एक शब्द मैं बोलता हूं आपके दर्शकों के लिए भी यही बोलूंगा मैं, कि भूल के भी अपने घर में रखे गहनों को आज बेचने की सोचिएगा भी मत। क्योंकि एक बार अगर आपने उसको बेच दिया तो दोबारा उस वजन का, उस क्वालिटी का हाँ। सोना आप नहीं बनवा पाएंगे, जो आपके दादा या पिताजी के जमाने से आपको जो मिल गया विरासत में, वैसे क्वालिटी और वैसा वजन का सोना अब आप नहीं खरीद सकते। तो ये आप बिल्कुल भूल सही। जाइए। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा तो अनिल ये जी, गलती। बिल्कुल आपने बड़ी काम की बात बताई, और ये जो आपने बात बोली है ये हर दर्शक को एकदम गांठ बांध लेनी चाहिए। अनिल जी, थोड़ा मार्केट के बारे में समझाइए। ये कहा जा रहा है कि मार्केट अभी और भी गिर सकती है, और इसका यानी कि जो डाउन हम देख रहे हैं, इससे बड़े डाउन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो डराने वाली स्थिति बन रही है क्या? देखिए, मार्केट में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मार्केट की जो डायरेक्शन है, अब वो हमारे जनरली मार्केट क्या होता है, उस देश का इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है हाँ। जनरली। हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसीलिए हम उसको सूचकांक कहते हैं, हिंदी में हाँ। उसको सूचकांक कहते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर होता है। हाँ। लेकिन अभी क्या समस्या है, अभी ये हमारी देश की इकोनॉमी का सही सही ये प्रतिबिंब नहीं झलका रहा है। ये इसमें फियर, क्योंकि कई बार क्या होता है, बाजार एग्जैक्टली नहीं दिखाता, उसमें फियर या ग्रीड दोनों जुड़ जाते हैं समय समय पे, जैसी परिस्थिति होती है। कई बार बहुत एग्जैगरेट कर देता है और कई बार बहुत ज्यादा डरा देता है। तो हम अभी उसी चीज को देख रहे हैं। ये जो रिएक्शन है, ये इंपोर्टेड रिएक्शन, इंपोर्टेड जिसको हम कह सकते हैं बियरिशनेस है। क्योंकि हमारे देश में तो कुछ नहीं हो रहा, देखिए लड़ाई हाँ। बगल में हो रही है और आपस में दो लोग लड़ रहे हैं। बस फर्क केवल यह है कि जिस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है वो है तेल, और तेल का किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बड़ा गंभीर महत्व होता है, स्पेशली हमारे जैसे देश में जिसमें कि हम मैक्सिमम इंपोर्ट करते हैं। तो वो हमारी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी में एक स्लो डाउन देखने को मिलेगा। हम्म। मैं मंदी नहीं कहूंगा, कई बार लोग बोलते हैं कि मंदी आ गई, मंदी आ गई, लेकिन इसे मैं कई बार चैनलों पे मुझसे लोगों ने पूछा कि बस आप मंदी आ रही है क्या, मंदी आने वाली है क्या, तो मैं मंदी शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि मंदी शब्द जो है, मैं अननेसेसरी दर्शकों को और निवेशकों को डराना पसंद नहीं करूंगा। मंदी देखिए तब होती है जब 2 क्वार्टर जीडीपी नेगेटिव हो जाए, तब उसको हम मंदी या रिसेशन कहते हैं। अभी भी हम ये वर्तमान परिस्थिति में जो भी हमारा देश का प्रबंधन है, जो भी देश का शीर्ष नेतृत्व है, उसने बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से इस आपदा में भी ऑयल प्राइसेस को मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। अभी मैं डेटा देख रहा था, पिछले बार मार्च के जो है, शुरुआती मार्च के समय में, अगर आपको पता हो तो $150 तक पर बैरल का जो है इंडियन बास्केट की रेट चली गई थी। अभी जो है वो गिर के 120 आ गई है। तो ये जो, अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट में तो रेट बढ़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने कैसे मैनेज किया है कि जो मैक्सिमम हमारे पास आता था क्रूड वहां से, उसके बजाय इन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया, हाँ। बाहर दूसरे देशों से आने लगे, वहां से डील कट करने लगे, अच्छी अच्छी मतलब सस्ती डील जहां से मिल जाए सस्ता हमें वहां से ले रहे हैं। इस नाते इंडियन बास्केट का आप डेटा देखिए तो वो गिर रहा है। वो एक बड़ी पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। दूसरी तरफ कंपनियों के लॉस को कम करने के लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी जो है वो ये ड्यूटी, बिल्कुल। कस्टम ड्यूटी कम कर दी। तो और इन कंपनियों को एक बार बहुत ज्यादा फायदा भी हुआ था जब ऑयल प्राइसेस बहुत नीचे थी, तो उस समय इनको विंडफॉल गेन भी हुआ था। तो गवर्नमेंट ने उस चीज को एक तरीके से फिस्कल मेजर से लेके मैनेज किया हुआ है अभी तक। लेकिन हाँ, बहुत लंबा चलेगा अगर ये लड़ाई, तो फिर दिक्कत होगी और तब उसके परिणाम हमारे इकोनॉमी पे दिखाई देने लगेंगे। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में मुझे मंदी नहीं दिख रही है। दूसरी बात, कहां तक गिरेगा बाजार, तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि लड़ाई कितने दिन चलेगी। एक अनुमान हम लगा रहे हैं विक्रांत जी, और मेरे ख्याल से आप ज्यादा इस बात को जान रहे होंगे, क्योंकि आप तो राजनीतिक मामलों के आपसे बेहतर, मैं उतना बेहतर नहीं हूँ डेफिनेटली, आपका वो एक्सपर्टाइज एरिया है और वो हम भी आपसे सीखते हैं। लेकिन जहां तक हमारा अंदाजा है कि अप्रैल मिड तक जो ऐसा लग रहा है कि मामला थोड़ा बहुत सुलझता हुआ, सुलझने की शुरुआत हो जानी चाहिए, या 15 अप्रैल तक कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया इस युद्ध के लिए तैयार नहीं है, इसका हाँ। असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, हाँ। इंक्लूडिंग अमेरिका।
इंक्लूडिंग अमेरिका। अमेरिका में भी कुछ दिनों पहले बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिला कि आप ग्राउंड पे हमारे सैनिकों को मत भेजिए, क्योंकि वहां लोग मारे जाएंगे। अफगानिस्तान दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं वहां के लोग। बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से सोल्जर्स मारे गए थे। और ईरान की कंडीशन अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो बिल्कुल अननेसेसरी चीजों में अपने जो नागरिकों को जो है मौत के मुंह में भेजना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, डराने धमकाने की जो डिप्लोमेटिक्स है वो चलती रहेगी। लेकिन बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि इसको, क्योंकि बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है मैं इस मैटर को सुलझाने का। पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उससे इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। तो लग रहा है 15-20 दिनों में मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो जाना चाहिए, बाकी तो जी। बिल्कुल अनिल, आपने एक बात ठीक बोली कि सरकार ने मैनेज किया, ठीक किया। और अगर कंपनियों का नहीं डालते, लेकिन अनिल जी मैं उसमें एक चीज, इसको इसको बड़ा श्रेय मैं चुनावों को भी देना चाहूंगा। क्योंकि देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, और ऐसे समय में सरकार जो है अननेसेसरी, कोई सरकार, ये सरकार नहीं, कोई भी कंज्यूमर पे तो नहीं डालती। तो अगर ये युद्ध थोड़ा सा भी लंबा चला, तो 29 अप्रैल जो चुनावों का दिन है और 4 मई नतीजे का दिन है, इसके बीच में ही हम और आप बढ़ोतरी भी देख सकते हैं सर। ऐसी बात नहीं है कि बढ़ोतरी कंज्यूमर पर नहीं आएगी। चुनाव भी एक बड़ा कारण हमारे देश में होता है कि वो थोड़ा सा दबाव बचा लेता है। तो यही तो खासियत है डेमोक्रेसी की, कि हाँ, जनता के डर से जो है, जो लीडरशिप है वो भी बिल्कुल। जनता का मुंह देख कर डिसीजन हाँ, लेती है। यही तो पावर है डेमोक्रेसी हाँ, की, कि आप अपने मन की नहीं कर सकते, आपको जनता का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना जनता आपको सबक सिखा देगी। तो हाँ, जनता, ये मैं कहूंगा ये बड़ी अच्छी चीज है कि डेमोक्रेसी में जनता के पास ये पावर होनी चाहिए। ये डर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर होना आवश्यक है। हाँ, अगर ऐसा डर है तो वो अच्छा है। बिल्कुल, ये अच्छा है और देश के लिए भी अच्छा है। और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अप्रैल, जो आपने कहा है मिड अप्रैल, इस तरह की परिस्थिति बने। अनिल जी, जाते जाते मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि ट्रेडर्स का तो हम लोगों का कोई मतलब नहीं है भाई, ट्रेडर्स बहुत समझदार आदमी होते हैं। लेकिन जो निवेशक हैं, जो अभी एकदम घबराए हुए हैं मार्केट को लेकर भी, जो रोज अपना निशान देखते हैं खोल करके फोन में कि पूरा लाल पड़ा हुआ है, भले ही उन्हें अभी बेचना नहीं है, वो उन्हें मालूम है कि युद्ध रुकेगा तो ये फिर दोबारा थोड़ा ठीक होगा। लेकिन क्या क्या सलाह आप देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को? तो आप देते हैं निवेश की, लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं उनको क्या कहना चाहते हैं कि इस समय, इस तरह की स्थिति में जब हॉस्टाइल वातावरण हो, तब क्या किया जाए? देखिए, जिन लोगों का ऑलरेडी पहले से निवेश है और नया निवेश नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए है कि आप 1 महीने के लिए पोर्टफोलियो देखना बंद कर दें। हाँ, लॉग ऑफ कर दीजिए, अपने मोबाइल से उस ऐप को हटा दीजिए, क्योंकि रहेगा तो आप बार बार देखेंगे। थोड़ी देर के लिए उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, 1 आध महीने के लिए। 1 आध महीने बाद आप देख लीजिएगा, भूल जाइए, अपना कुछ और काम कर लीजिए। लेकिन जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं, या वो लोग जिन्होंने पहले भी निवेश किया है या अभी भी नए निवेश के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए कहूंगा ये बहुत अच्छा अवसर है ये। हाँ, क्योंकि हिस्ट्री बार बार कहती है कि जब भी मार्केट में एक बड़ी गिरावट आती है, तो उसके बाद जो है जब रिकवरी होती है तो बहुत बढ़िया रिटर्न जनरेट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जो है कुछ अच्छे सेक्टर्स पे, कुछ अच्छे शेयर्स पे नजर बना के रखें। निवेश ना करें, पैसा हाँ, तुरंत ना डालें, हाँ, नजर बना के रखें। उनकी एक अलग लिस्ट बना लें, और उनको रोज रोज देखने की आवश्यकता नहीं है। उनको तब देखें जब आपको ये खबर मिले कि भाई अब मूड माहौल सुधरने लगा है, या सुधरने की अब चीज पक्की होने लगी है। उस समय उनमें थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना शुरू कर दीजिए। और जब ये चीजें सेटल हो जाएंगी तो आपको दिखेगा कि वहां आपको बहुत अच्छा एक प्रॉफिट हाँ। होता हुआ दिखाई देगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने समय निकाला, तमाम चीजें बताई, और निश्चित तौर पर दर्शकों को भी इससे कई चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।